पूनम दीदी पिछले कई वर्षों से और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी नॉर्मल डिलीवरी का कार्य करती हैं। और पंजाब में इनका अपना आयुर्वेदिक सेंटर है जहाँ से नॉर्मल डिलीवरी करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि दीदी को मैंने देखा कि मीटिंग में जुड़ी हुई हैं, तो इनके समय का फायदा उठा लें, इनके ज्ञान का, अनुभवों का। तो दीदी आप बताना शुरू कीजिए, कुछ न कुछ हमें ज्ञानित कीजिए। बाकी जिस बहन की कहानी आज हमें सुनने को था, जूली शर्मा बहन का, जो यूपी से थी, अ, लेकिन पूनम दीदी को देखते मैंने इरादा बदला और कहा कि भाई सबसे पहले तो पूनम दीदी हैं तो पूनम दीदी को ही सुना जाए। तो दीदी आज ना आप एक काम कीजिए, आप अपनी कहानी ही बताइए और कुछ टिप्स जो है माँ बहन बेटियों के लिए, जो गर्भावस्था होने के बाद गर्भपात होने का डर होता है, या जो भी आपको जैसे आपको अच्छा लगे, जो साधारण सी भाषा में। तो दीदी ये मंच आपका स्वागत करता है। जी। अभी बड़े ध्यान से सुने पूनम दीदी को। पूनम दीदी भवानीगढ़ में आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाती हैं, विद्या क्लिनिक के नाम से, जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेमस है। इन्होंने आज अभी तक कोई भी सर्जरी नहीं करवाई। और ये दीदी ही नहीं, दीदी की माता जी भी, और उसके मतलब ऐसे भी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को कर रहे हैं। तो आप सभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ऐसे ही बीच बीच में हमें झटके दिया कीजिए ताकि हमें ज्ञान मिले। तो नजर पड़ गई कि मैं ढूंढ रहा था, आखिरी जूली को मिल आप गई। मैंने कहा पहले आपको ही पकड़ लें फिर। चलो कोई बात नहीं, वो भी आ जाएंगे। कोई बात नहीं, उनकी तो बाद में सुन लेंगे। आप लोग, होता क्या है दीदी, समय का अभाव हर किसी के पास है। तो जी जी। अगर हमें मिला है तो समय का फायदा उठाएं। हाँ जी। कोई बात नहीं, वंदे मातरम सभी बहनों को। बहुत अच्छा लगा मुझे कि भैया ने मेरे बारे में सबको बताया। भैया को मैं लॉकडाउन से बाद शायद जानने लगी हूँ, है ना भैया? दीदी लॉकडाउन में ही, कोरोना काल में ही, मतलब लॉकडाउन के बाद 2020 के आसपास अमरिंदर भाई के माध्यम से मुलाकात हुई थी। हाँ जी। भैया हमारे इधर आए थे भवानीगढ़, जहाँ से मैं हूँ। वहाँ पर डॉक्टर उनका देवेंद्र भलारा जी का प्रोग्राम था, तो उसमें आए थे भैया। तो उस टाइम मुझे ये सबसे पहले मिले थे। तो भैया भी मुझे नहीं जानते थे और मैं भी नहीं जानती थी। तो पहली बार ही मेरी और भैया की और अपने सभी साथियों से मेरी मुलाकात हुई, और तब से हमारा प्यार भाई बहन की तरह इतना ज्यादा बन गया कि आज मैं, इनकी वजह से ही आज मुझे तकरीबन पूरे पूरे भारत में ही जानने लग गए हैं। कहीं मुझे नहीं जानते थे। और हमारे पंजाब में इस एक स्वदेशी मेला भी लगा था, जिसके माध्यम से मैं इन सबसे मैं जुड़ी हूँ। ये हमारे सुनाम में लगा था। मुझे बहुत शौक था कि मैं राजीव दीक्षित जी को मैं शुरू से ही फॉलो करती होती थी। तो मैं, मेरे मन की इच्छा थी कि मैं ऐसे ही किसी संस्था से जुड़ूं जिससे कि सब मुझे जाने और मुझे आगे ज्ञान मिले, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। हमें किसी को कुछ भी नहीं आता, हम एक दूसरे से मिलकर ही सब कुछ एक दूसरे से सीख सीख पाते हैं। तो जब मैंने यूट्यूब में देखा कि वहां पर लिखा था कि सुनाम हमारा पंजाब में ही है, यहाँ से है कुछ 20 के मिनट का रास्ता है। वहां पे यूट्यूब में लिखा था कि भी ऐसे ऐसे करके राजीव दीक्षित भाई के जो हैं वो मेला लगा रहे हैं, स्वदेशी मेला। तो मैंने देखा कि मुझे भी जाना चाहिए, अब नजदीक है तो मैं जाऊंगी। मैं उस मेले में, अगर मैंने अपने घर में बोला कि अपने हस्बैंड को बोला कि मैं जाना चाहती हूँ, तो हस्बैंड ने मुझे कुछ अच्छा सा रिप्लाई नहीं दिया। बोला कि तू क्या करेगी वहां जाकर, तू अपना काम कर, तू अपना काम देख, वहां पे तो उनका मेला लगा है, वो तो अपना वो करेंगे। लेकिन मेरे मन में कहीं कुछ बात थी कि नहीं, मुझे जाना है। मैंने फिर कोई बहाना ढूंढा जाने का। तो मैंने कोई बहाना लगाया कि मुझे ऐसे ऐसे करके आप जा रहे हो, हस्बैंड भी वहीं कहीं जा रहे थे किसी के काम के लिए। तो मैंने कहा आप भी, मैं आपके साथ चलती हूँ। जब मैं उनके साथ गई तो मैंने वहां पे देखा कि मेले की तैयारियां हो रही थी, और वहां पे मुझे
संजीव जी, आचार्य संजीव जी मिले, जो मुझे नहीं जानते थे, मैं भी उनको नहीं जानती, तो अब ये मेला शुरू नहीं हुआ था। तो जब वो मुझे मिले तो उन्होंने बोला कि अभी मेला शुरू नहीं हुआ है, तो आप कल आना या शाम को आ जाना। मैंने उनसे थोड़ी बहुत ही ज्ञान लिया, थोड़ी बहुत ही बातें की। उनको भी अच्छा लगा जब मैंने अपने बारे में बताया, उनके बारे में मुझे पता लगा, तो उनको भी बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप स्पेशल आना कल। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे बहाना बना कर के जाऊँ? फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब मैं कैसे जाऊँ? तो फिर मुझे लगा, क्योंकि वो जो संजीव आचार्य जी हैं, वो बिलासपुर के हैं, उन्होंने वो नाड़ी वैद्य हैं। फिर मैंने बहाना लगाया कि मेरे दीदी बीमार रहते हैं, तो मैं इनकी नाड़ी दिखवाना चाहती हूँ संजीव आचार्य जी को, भी मैं दीदी को लेकर जाऊँगी। मैं बहाने से दीदी को लेकर के गई, तो दीदी को भी अच्छा लगा। वहाँ पे सबसे मिली, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि देखो मैं वहाँ पे सबको मिली हूँ, सबके व्यूज़ मेरे से मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और सब मुझे जानने लगे हैं, अभी मैं दोबारा भी जाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं तीसरी दफ़ा फिर गई, फिर हस्बैंड ने नहीं रोका। उसके बाद फिर जब हमारे भवानीगढ़ में प्रोग्राम रखा गया, फिर वहाँ पे फिर मैं सबको मिली, तो हस्बैंड को भी अच्छा लगा। हस्बैंड नहीं मेरे जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं रोकते, अब नहीं रोकते। तो फिर गोविंद भैया भी आए और नीलम जी हैं एक मध्य प्रदेश से, वो भी आए। अमरिंदर भैया भी आए और एक जसप्रीत हैं हमारे बीच में यहाँ से सुनाम से, वो सब मुझे जानने लगे और उनके जानने से ही मैं जनता सरकार मोर्चा से भी जुड़ी। सबसे जुड़ते जुड़ते आज मैं आप सबसे भी जुड़ गई हूँ और आप सभी भी मुझे जानने लग गए हैं। ये था मेरा आप लोगों से तक जुड़ने का सफर। और जो मेरा यहाँ तक का सफर था, मेरा इस लेवल पे आना और मैं इस काम के ऊपर मेरा ध्यान देना, मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे इसकी एबीसीडी भी नहीं आती थी। मेरी मैरिज को 30 साल हो गए हैं। तो मेरे मम्मी, सबसे पहले मेरी बुआ सास थे, वो काम करते थे, फिर मम्मी करते थे, उसके बाद फिर मैं, तीसरी पीढ़ी है जो मैं ये काम करने लगी हूँ। जब मैं मेरी शादी होकर यहाँ पर आई, तब तब मैंने देखा कि मम्मी ये काम करते हैं, तो मम्मी ने मुझे बोला कि तेरे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है, अगर तू अपनी खुशी से करना चाहती है तो ये काम कर, अगर तुझे नहीं लगता तो मत कर। लेकिन जब मैंने मम्मी को देखा कि मम्मी की इतनी इज्जत होती है, मम्मी की इतनी रिस्पेक्ट से सब बुलाते हैं और मम्मी इतना काम करते हैं और एक सेवा भाव से करते हैं, तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी ये काम करना है। तो मैंने कहा कि मम्मी मुझे आपके साथ ही काम करना है, जैसे मर्जी करना है। तो मैंने मम्मी के साथ 15-16 साल तक मम्मी ने मुझे प्रैक्टिस करवाई। बच्चे हो गए, मेरा बेटा 18 साल का हो गया, उसके बाद मैंने फिर कोर्स किया। कोर्स करने के बाद फिर एएनएम की, एएनएम के बाद फिर मैंने डी फार्मेसी की। तो जब मैंने एएनएम की तो उस वक्त मम्मी एक्सपायर हो गई 2012 में। उसके बाद फिर जब मम्मी एक्सपायर हो गए तो फिर यही काम मुझे इंडिपेंडेंट करना पड़ा, बिल्कुल मैं अकेली पड़ गई। लेकिन मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा, क्योंकि मम्मी ने मुझे इस कदर इतना ज़्यादा मुझे अच्छे से सिखा रखा था काम, कि मैं बेधड़क होकर जैसे मर्जी मैं डिलीवरी कर लेती थी, डरती नहीं थी बिल्कुल भी। शुरू-शुरू में डर लगा, लेकिन उसके बाद नहीं लगा। तो आज मैं अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई भी केस हो, मैं बेधड़क कर देती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि किसी का भी मेरे हाथ से किसी का भी बड़े ऑपरेशन के लिए तो कोई भी ना जाए, सबका नॉर्मल ही हो। बड़े ऑपरेशन वालों का केस भी मैं नॉर्मल ही करना चाहती हूँ और किए भी हैं अभी तक। कम से कम मैं 100 केस तो ऐसे हैं जिनके बड़े ऑपरेशन हुए हुए हैं और मैंने बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी की है, बिना छोटे ऑपरेशन किए, बिना ग्लूकोज लगाए, बिना इंजेक्शन के, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किए। और 2 डिलीवरी हैं मैंने जिनके बड़े ऑपरेशन 2 हुए हुए हैं। डॉक्टर तो एक को ही जवाब दे देते हैं, लेकिन मैंने 2 ऑपरेशन हुए हुए वालों की भी नॉर्मल डिलीवरी की है, बिना छोटे ऑपरेशन किए, बिना ड्रिप लगाए, बिना इंजेक्शन के। और ये हो जाता है, ये बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या है कि डर जाते हैं।
हमें इस कदर डरा दिया जाता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आके हमें ये कह दिया जाता है कि बच्चे की पोटी निकल गई है, बच्चे के मुंह में पानी चला जाएगा, अब बच्चाने का मुंह नहीं खुल रहा है। जब ये सब कहते हैं कि माँ को भी खतरा है और बच्चे को भी खतरा है, तो हम डर जाते हैं। डर के आगे ना हम अपना सब कुछ उनको सौंप देते हैं। जब हम उनको सौंप देते हैं तो वो सबसे पहले हमसे सिग्नेचर करवाते हैं, और सिग्नेचर का मतलब ये होता है, फाइल जब बनाते हैं तो उसमें यही कुछ लिखा होता है कि अगर ऑपरेशन के दौरान बच्चे को कुछ हो जाए या माँ को कुछ हो जाए तो हम जिम्मेवार नहीं हैं, जो कुछ भी होगा वो आप जिम्मेदार होगे। और यही काम अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तो हम लोग ही नॉर्मल डिलीवरी करने वाले को यही बोलते हैं कि बच्चे को तो नहीं कुछ हो जाएगा, मदर को तो नहीं कुछ हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बड़ा ऑपरेशन ही कर दो। देखो खतरा तो दोनों में ही हो गया ना, एक तो नॉर्मल डिलीवरी कर रहा है, उसको तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, और जब हम ऑपरेशन के लिए दे रहे हैं तो उसमें हम अपने हाथ से खुद लिख के दे रहे हैं कि लो जी हमने आपको सौंप दिया, अब चाहे मारो चाहे जो कुछ मर्जी करो। क्यों ना फिर अगर हमने ऐसा ही उनको लिख करके देना है तो हम नॉर्मल के लिए क्यों नहीं ट्राई करते, क्यों नहीं हम कहते कि उसमें भी हम फंस रहे हैं और क्यों ना हम इसमें कम से कम हमें पता तो चल जाएगा, जो होना उधर भी हो सकता है, जो होना वो इधर भी हो सकता है। तो हम खुद ही उनको उनसे डर के उनके हाथ में हम सब कुछ सौंप देते हैं और वो बड़े आराम से हंसकर हमारा पेट फाड़ कर बच्चा हमें पकड़ा देते हैं और बैठे रहो अब 3 महीने। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि कभी भी डरो मत, हार के आगे ही जीता। अगर हम डर जाते हैं तो फिर हम हार जाते हैं। हारो मत, कोशिश करो, उनको सीधा बोलो कि जो होगा देखा जाएगा, हमने नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। अड़े रहो, अगर अड़े रहोगे तभी वो करेंगे, नहीं तो और भी बहुत है। मुझे सब जानने लगे हैं, तो आप कहीं किसी भी कोने में बैठे हो, आप मेरे साथ कांटेक्ट करो। मैं आपको, भैया बैठे हैं, भैया से कांटेक्ट करो, वो आपको सब, हम बैठे हैं आप सबको बताने के लिए। कभी भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, रात को भी, आधी रात को भी अगर कोई मुझे फोन करता है तो कभी भी मैंने किसी चीज का घमंड नहीं किया, कुछ नहीं, मैं आधी रात को भी फोन उठाती हूँ। मेरे सिरहाने ही पड़ा रहता है फोन, कभी मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। सबसे पहला पॉइंट एक ये होता है कि अगर हम शुरू से लेकर के, जब हम गर्भ अवस्था में होते हैं, 1 महीने से लेकर के पूरे 9 महीने तक, कभी भी ये मत कहो कि हम काम नहीं करेंगे। शुरू से लेके आखिर तक काम करो, जितना भी हो सकता है काम करते रहो, वैसा ही शरीर बन जाएगा जैसे हम काम करते रहेंगे। और दूसरा, नॉर्मल के लिए गऊ का घी तो सबको पता ही है, गऊ का घी पीना शुरू कर दो, खाना भी शुरू करो और पीना भी शुरू करो। तीसरा, एक्सरसाइज करो जो नॉर्मल होती है, योगा करो, नॉर्मल नॉर्मल एक्सरसाइज करते रहो, सारा घर का काम करते हो, और खाने में अपने तली फली चीजें बिल्कुल नहीं खानी, सात्विक खाना खाओ, अच्छा सोचो। और संस्कार, बच्चे को पेट में ही संस्कार दो। जैसे ही मैं आपको 1 महीना 2 महीना होते हैं तभी से ही आप गीता, रामायण, ये सब पढ़ना शुरू कर दो। अगर ये सब करोगे तो बच्चे को अंदर खुद ब खुद ही संस्कार मिलते रहेंगे। क्योंकि अगर हम गीता और रामायण पढ़ेंगे तो जो हमारे पेट में, जो हमारे गर्भ है, वो पता नहीं कहाँ से, कौन सी आत्मा है जो हमारे गर्भ में आई है, वो अपने अंदर कौन सी सीडी लेकर के आई है, कौन सी रिकॉर्डिंग है जो उस बच्चे के अंदर है। कुछ आत्मा होती हैं, कुछ ऐसी आत्मा होती हैं जो बहुत दुखी आत्मा होती हैं, जैसे मीन्स के कोई भी लगा लो, कोई कैसे मर जाता है, कोई कैसे मर जाता है, कोई दुखी होके मरता है, कोई कैसे मरता है। तो हमें नहीं पता होता कि हमारे जो पेट में बच्चा है वो कैसा है, कौन सी आत्मा हमारे गर्भ में प्रवेश किया है। तो अगर हम उसको पेट में संस्कार देंगे, उसको अच्छे गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, उससे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उससे ये कहेंगे कि आप इस दुनिया में आए हो, आपने अच्छे कर्म करने हैं, आपने अच्छे संस्कार लेने हैं, और हर वक्त हम अच्छे मधुर संगीत सुनेंगे
तो जो उसकी पिछली रिकॉर्डिंग है वो अपने आप ही उसकी खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि उसका जो संस्कार है जो हम उसको पेट में देंगे वो अपनी पिछली सीडी है जो लेकर के आया रिकॉर्डिंग की, वो खत्म होती जाएगी और उसके अंदर अच्छे संस्कार भरते जाएंगे। आपने ये नोटिस किया होगा कि कई बच्चे जब सोते होते हैं, सोते सोते एकदम से डर जाते हैं, एकदम से डर के रोने लग जाते हैं, एकदम से डरते हैं। तो वो किस लिए डरते हैं? उनको कुछ पिछला, अपने पिछली कोई कहानी या पिछला कोई डर एकदम से हावी हो जाता है, एकदम से उनकी आंखों के आगे आता है, तो इसलिए वो डर जाते हैं। और कई बच्चे, आप नोटिस किया होगा कि कई बच्चे रोते हुए उठते हैं। जो बच्चे रोते हुए उठते हैं और रोते हुए सोते हैं, तो वो कोई दुखी आत्मा होती है जो कि आपके बच्चे के अंदर आई हुई होती है। अगर हम पेट में ही संस्कार दे के भजन पाठ अच्छे संस्कार देंगे तो वो सब करेंगे, तो बच्चा वो सब भूलता जाएगा, अच्छे संस्कार एक्सेप्ट करता रहेगा। और कुछ बच्चों को आपने देखा है कि वो उठते हैं तो भी हंसते हुए उठते हैं और खेलते खेलते सो जाते हैं। वो बच्चे कोई अच्छी आत्मा होती है, जो खुश और सुखी आत्मा होती है, जो अपनी लाइफ पूरी करके आई होती है, वो आत्मा होती है। तो इसमें ये फर्क होता है कि ये सब के लिए हम कुछ हद तक माँ ही जिम्मेदार होती है। सबसे पहली शिक्षक होती है एक माँ। वही बच्चे को, क्योंकि बच्चा 9 महीने पेट में रहता है तो वो माँ के टच में ही रहता है। अगर माँ हंसती है तो बच्चा हंसता है, अगर माँ रोती है तो बच्चा रोता है, अगर माँ डरती है तो बच्चा डर जाता है। अगर माँ की थिंकिंग अगर नेगेटिव होगी, गलत ख्याल वाले होगी, किसी के लिए उसकी थॉट गलत होगी, किसी से ईर्ष्या करेगी, तो वो सब बच्चे के ऊपर इफेक्ट डलेगा। इसीलिए कहते हैं कि गर्भ अवस्था में दान पुण्य, दान भी करना चाहिए, किसी के लिए अच्छा सोचना चाहिए, वो सब बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालता है। ये तो थी संस्कार की बात। दूसरी, जब हमारे 9 महीने पूरे हो जाते हैं उसके बाद डॉक्टर्स बता देते हैं कि आपने काम नहीं करना। अगर कई बार पुट्ठा बच्चा भी होता है, पुट्ठे बच्चे के बारे में बताती हूँ मैं आपको पहले। ब्रीच, इसका मतलब होता है कि ब्रीच, ब्रीच का मतलब पुट्ठा होता है। डॉक्टर डरा देते हैं कि अगर बच्चा पुट्ठा है तो आप कोई काम नहीं करोगे। अरे भाई, क्यों नहीं करेंगे? काम करेंगे तभी तो सीधा होगा। जब भी किसी का भी पुट्ठा बेबी है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। 9 महीने, 9 महीने के 10 दिन, 15 दिन तक भी बच्चा तुम्हारा सीधा हो सकता है। 15 दिन के बाद बच्चा सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त फिर बच्चा नीचे आ जाता, उस वक्त सीधा नहीं होता। 9 में के 15 दिन के अंदर अंदर बच्चा सीधा होगा। वो कैसे होगा? वैसे मैं तो कोशिश करती हूँ तो कई बारी सीधा हाथ से ही कर देती होती हूँ, लेकिन डॉक्टर्स नहीं करते होते। इसके लिए सीधा ये उपाय कि कुकड़ू बैठ करके थापी लो और जोर जोर से थापी मार मार के कपड़े धो। पौड़ी चढ़ो उतरो, जितना आप जोर जोर से थापी मार के कपड़े धोगे ना पैरों बाहर बैठ के, उतना ही आपका बेबी सीधा होगा। और सीधा होगा तो दर्द होगा, और दर्द भी ऐसे होगा कि जैसे बच्चा होने वाले दर्द होते हैं, वैसे ही दर्द होगा। घबराना नहीं है, उससे बच्चा सीधा हो जाएगा। कोई होता है जैसे 100 में से 30% बच्चे होते हैं जो सीधे नहीं होते हैं, वो पुट्ठे ही होते हैं। उनकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती है। मैंने भी की है, 3-4 डिलीवरी हैं जो मैंने पुट्ठे बच्चों की हैं, बड़ी अच्छी से हुई है। इसीलिए हो जाती है, लेकिन डरना नहीं है। पुट्ठे बच्चे का सिर भी निकल आता है। बस कोशिश यही करो कि बच्चे को पेट में हेल्दी मत होने दो, बच्चे का वजन मत बढ़ने दो। 2.5 किलो का बच्चा जो होता है बहुत अच्छे से, बहुत नॉर्मल होता है, उसको कोई भी खतरा नहीं होता। डॉक्टर बोल देते हैं बच्चा वीक है, वीक नहीं है। 2.5 किलो का बच्चा नॉर्मल होता है। 3.5 किलो तक का बच्चा कोई हैवी नहीं होता, लेकिन 3.5 किलो का, 3 किलो के बच्चे को डॉक्टर हैवी बोल देते हैं और उठा के ऑपरेशन कर देते हैं। इससे भी नहीं डरना। अगर आप लोगों ने काम किया होगा, घी खाया होगा, गऊ का घी खाया होगा और बेड रेस्ट नहीं लिया होगा, तो आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बहुत अच्छे से हो जाएगा।
हमेशा दर्द में ही आपने हॉस्पिटल जाना है, दर्द के बिना हॉस्पिटल मत जाओ। अगर आप बिना दर्द के हॉस्पिटल चले गए और डॉक्टर आपको डराएंगे ही डराएंगे। वो आपको यही कहेंगे कि आप इस तारीख को आ जाओ, हम आपका दर्द उठा के डिलीवरी कर देंगे। आप जाओगे, वो दर्द तो उठाएंगे लेकिन साथ में कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको सिर्फ दर्द दर्द होंगे, आपकी यूट्रस का मुंह नहीं खुलेगा। आखिर में आपको ये कहा जाएगा कि दर्द तो बहुत हो रहे हैं लेकिन बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, यूट्रस का मुंह नहीं खुल रहा है, बच्चे की पोटी निकल गई है, इस वजह से माँ को भी खतरा है और बच्चे को भी खतरा है, तो हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरा, इस एक वजह और है, उससे भी डरा देते हैं, जैसे कि पानी पड़ने लग जाता है। जब भी किसी बहन बेटी को पानी पड़ता है तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि पानी पड़ के होता है, किसी को ब्लीडिंग होने लग जाती है और किसी को सूखे दर्द होते हैं। 3 तरह से डिलीवरी होती है। जिसको पानी पड़ता है उससे भी नहीं घबराना। कई बार पानी पड़ता है लेकिन पेन नहीं होते, क्योंकि बच्चा अभी पीछे होता है, पानी पड़ने लग जाता है। और पानी 2 दिन भी पड़ सकता है, 3 दिन भी पड़ सकता है और 1 दिन भी पड़ सकता है। जैसे जैसे पानी पड़ता रहेगा और कम होता रहेगा, वैसे वैसे बेबी नीचे आता रहेगा। जब बिल्कुल पानी खत्म हो जाएगा तो पेन पेन भी शुरू हो जाएंगे और बेबी प्रेशर भी डालने लग जाएगा, फिर यूट्रस का मुंह खुलना शुरू होगा। अगर पानी पड़ रहा है, थोड़े थोड़े दर्द है, लेकिन बच्चा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि पानी अभी निकला नहीं है। जब पानी निकलेगा फिर बच्चा नीचे आएगा और फिर प्रेशर बनेगा, बच्चा तब जोर डालेगा। लेकिन डॉक्टर डरा देते हैं कि बच्चे के मुंह में पानी चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बच्चे का मुंह ऑलरेडी बंद होता है। बच्चे का मुंह जब बाहर बच्चा डिलीवर हो जाता है, प्रसव के दौरान जब बच्चा पैदा हो जाता है तभी बच्चा मुंह खोल पाता है, उससे पहले बच्चे का मुंह नहीं खुलता। दूसरा, ब्लीडिंग होकर भी किसी किसी को कई बार ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ब्लीडिंग से भी बिल्कुल नहीं डरना कि खून पड़ने लग गया था इसीलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को ब्लीडिंग होती है, जब बच्चा जोर पाना शुरू कर देता है तो अपने आप ही बंद हो जाती है। तीसरा, सूखे दर्द होते हैं लेकिन अंदर से डायलेशन हो रही होती है। कई बार डॉक्टर कहते हैं जी सिर्फ थोड़े दर्द हो रहे हैं, इसमें बच्चा जोर नहीं पा रहा है, इसीलिए अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। इससे भी नहीं डरना। उस टाइम में जो भी मेडिसिन आपको गोविंद भैया बता देते हैं वो भी देते रहो, और साथ में अरंड का तेल जरूर दो। 30 ml की डोज एक बारी में दे दो गर्म दूध से, उससे उसको पेन और भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये दर्द में ही काम करेगा। उससे अगर बिना दर्द के काम दोगे और बच्चे का टाइम नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। हमेशा उसको दर्द, थोड़े थोड़े दर्द हो लेकिन सच दर्द हो, झूठे दर्द ना हो। इसमें भी कई बारी कंसूहे, हमारे पंजाबी लैंग्वेज में कंसूहे बोलते हैं, तो वो दर्द शुरू हो जाते हैं। जो वो दर्द होते हैं, वो दर्द जो होंगे वो पीछे होंगे पहले और फिर आगे जाते हैं। जो दर्द पीछे से उठ करके आगे को आएंगे वो दर्द झूठे होते हैं, वो दर्द सच में नहीं होते। और जो दर्द सच होते हैं वो आगे उठेंगे और फिर पीछे को जाएंगे। कई बारी हम इन्हीं दर्दों में, जो पीछे से उठ रहे हैं और आगे आ रहे हैं, इसी में हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो इसका भी फायदा डॉक्टर उठा लेते हैं। तो कोशिश ये करो कि जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं तभी हॉस्पिटल जाओ, अगर आपने बचना है तो। नहीं तो उससे पहले मत जाओ। अगर मेरी कोई बात रह गई हो तो आप सब मुझसे क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी मुझसे आप पूछ लीजिए अगर मेरी कोई बात बीच में रह गई हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप में से किसी भी बहन का, भाई का सवाल हो तो हैंड रेस करेंगे। आप हैंड रेस कीजिए, पूनम दीदी से आप अपने शंका और समाधान ले सकते हैं, प्रसव के बारे में। और अभी मैं आपको थोड़ा छोटी सी जानकारी दे दूं। अभी 5-6 दिन पहले दीदी का हमने इसी सत्र में करवाया था,
और ये सत्र इसलिए कराया था कि उन्हीं दिनों में मेरे पास 5 ऐसी बहनों का आया था, समस्याएं आई थी, जो डॉक्टर ऑपरेशन करने को तैयार बैठे हुए थे। उनमें से एक केस का जो है स्टडी मैंने आपको बताया, वो दीदी को नंबर दिया उनका, दीदी को, दीदी ने बात करी, फिर उसके बाद से बातचीत हुई और आखिरकार वो नॉर्मल डिलीवरी हुई पहली, जबकि सिजेरियन था। तो ये सिर्फ जो जानकारी, सही जानकारी से ही हम हिम्मत और हौसले बढ़ा सकते हैं, और अनुभवों से भी हौसले बढ़ाएंगे। तो आप में से किसी का, एक दीदी है शिखा अनेजा दीदी, इन्होंने हैंड रेस किया है। अगर प्रसव से संबंधित सवाल हो तभी हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है। पता चला जी आप कुछ और पूछ रहे हो, तो मैं कहूँगा, यही कहूँगा कि सबसे पहले डिलीवरी से रिलेटेड, प्रसव से रिलेटेड, सामान्य प्रसव या जो भी 9 महीने के कोई समस्याएं हैं, उनसे रिलेटेड सवाल हो तभी हैंड रेस कीजिएगा। सवाल अगर दूसरा हुआ तो खैर नहीं है, ठीक है। सीखा बहन, आप दोबारा हैंड रेस करना, सीखा बहन। तो आपको अनम्यूट करने के बजाय लोअर हैंड हो गया। अ- अपेक्षा गुप्ता बहन, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। वंदे मातरम भैया। और नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी मेरी बहन है, 6 महीने की प्रेग्नेंट है। तो जो उठती बैठती है तो उसको नीचे बहुत दर्द होता है। फिर वो करीब 10-15 मिनट तक नीचे बैठी ही रहती है, फिर धीरे धीरे उठती है। जब भी किसी काम करने के लिए बैठती है तो प्रॉब्लम होता है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? किसी किसी का बेबी जो होता है ना वो नीचे होता है। अच्छा। हाँ जी, तो उसका कोई खतरा नहीं होता है। किसी किसी का बेबी होता ही नीचे है, तो उसको फिर उठने बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको बोलिए कि आप जब भी लेटते हो तो पैरों के नीचे सिरहाना लीजिए, पाँव अपने ना थोड़ा ऊंचा करके लेटा करें, और सिर के नीचे तकिया ना लें, पाँव के नीचे तकिया लेकर के लेटें, और अपना खून चेक करवाएं कि उनका खून कितना है, ठीक है। जी। और हाँ जी। जी थोड़ा आवाज गूंज रहा है। आपकी भी आवाज साफ नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा, थोड़ी मैं बाहर हूँ। जी दी, फिर से बताइए। हाँ, अब सही आ आप रहा है। आप अपनी सिस्टर को बोलिए कि जब वो लेटती है तो पाँव के नीचे तकिया लेकर के लेटा करे, ठीक है। ठीक है। और सर के नीचे तकिया नहीं लेना है, सिर्फ पाँव के नीचे तकिया लेना है, क्योंकि किसी किसी का बेबी नीचे ही होता है। इससे घबराने की कोई बात नहीं होती, इसमें केओं का पूरा पूरा टर्म निकालते हैं, वो घबराने की कोई बात नहीं होती है। सिर्फ उनको बोलिए कि आप, एक तो उनको बोलिए कि अपना HB चेक करवाएं कि खून कितना है। दूसरा उनको बोलिए कि आपस हस्बैंड वाइफ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें आपस में। और तीसरा उनको बोलिए कि नारियल पानी जरूर पिया करें सुबह खाली पेट। और दी वो सीढ़ी ज्यादा उनको हाँ, चढ़ना उतरना पड़ता है। उनको बोलो को थोड़ा सीढ़ी कम चढ़ा करे, क्योंकि उनका बेबी नीचे है, तो थोड़ा सीढ़ियाँ कम चढ़े उतरे। 9th मंथ में जितना मर्जी चढ़ लें, कोई डर नहीं है, क्योंकि जिनका बेबी थोड़ा नीचे होता है थोड़ा सा उनको एहतियात बरतनी पड़ती है। ठीक है दीदी। धन्यवाद दीदी। ठीक है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। हेलो, वंदे आवाज मातरम। आ रही है? हाँ जी, दीदी मैं कह रही थी, हमारे जैसे परिवार आवाज दो आपकी साफ लेडीज नहीं थी। आ रही है, कट कट के आ रही है। मैं कह रही थी दीदी, हमारे परिवार में दो लेडीज थी, तो उनकी हाइट कम थी, तो उन दोनों को ही ऑपरेशन हुआ था। वैसे मुझे भी सिजेरियन हुआ है, लेकिन मेरी तो दिक्कत और आ गई थी, तो उस वजह से हुआ था। लेकिन उन दोनों को ये बोला कि उनकी हाइट कम है, इस वजह से सिजेरियन हो रहा है। क्या ऐसा होता नहीं, है दीदी? ऐसा कुछ नहीं होता है। मोस्टली वो हॉस्पिटल वाले सिर्फ हाइट देख करके उनका सिजेरियन कर देते हैं। ये होती है, ये थोड़ी प्रॉब्लम उनकी होती है जिनकी हड्डी छोटी होती है। ब्रेम होता है, जिस हड्डी में से बच्चे ने पास करके बाहर आना होता है उसको ब्रेम बोलते हैं। किसी किसी का वो ब्रेम छोटा होता है, वो हम जब चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है। या फिर
जब डिलीवरी होने वाली होती है तब उस चीज का तब पता चलता है। जी अगर दीदी। और बिना देखे ही सिर्फ हाइट देखकर ही नहीं हम कह सकते कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, छोटी हाइट की डिलीवरी भी हो जाती है, क्योंकि मैंने खुद की है तो बड़े आराम से हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल वाले जान के वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो पहले हाइट देख के ही पल्ला झाड़ देते हैं। और दीदी एक एक बहन को ये दिक्कत हुई थी कि उनका सारा पानी निकल गया था। जैसे कि वो पहले वो दाई से करवा रहे थे, तो दाई ने जैसे चेक करने के लिए हाथ डाला, तो हमारे तो भाषा में देसू बोलते हैं भी, वो फूट गया और सारा पानी निकल गया। तो कहते कि उसकी वजह से फिर बाद में उसका सिजेरियन करना पड़ा। तो इसमें भी क्या दीदी कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं बेटा, जैसे अगर उसका पानी निकल गया था तो हाँ उसको जी। पेन उठा के उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, अच्छा दीदी। क्योंकि कई बारी बच्चा पर्दे में ही होता है, कई बारी वो पर्दा किसी का पतला होता है किसी का मोटा होता है। हाँ, फिर तो जैसे बच्चे को पैदा किया ना, फिर वो उसके गले में ऐसे नीली नीली लाइन बन गई थी कि वो मतलब वो फूट के थैली, और उसके गले में ऐसे मतलब आ गई थी, गले में आ गई थी। जब वो हुआ था बच्चा, तो उसके नीला निशान था पूरा गले के ऐसे कान के पास से। तो उसमें पता नहीं कैसे। उसके बारे में तो बेटा मैं आपको कह नहीं सकती, जी क्योंकि दीदी। नीला निशान तो वैसे ही हो सकता है। अदरवाइज ऐसा मैंने कभी कोई केस देखा नहीं कि बच्चा होया हो, या तो जब जन्म लेता है तब उसको ऑक्सीजन की कमी होती है तो बच्चा नीला होना शुरू हो जाता है। तो वो भी हम एकदम से, जब बच्चा हमें लगता है कि एकदम से उसके पाँव हाथ नीले होने लगे, तो हम जल्दी से उसको मदर के पेट के ऊपर लेटा देते हैं। उतनी देर तक हम जो पेशेंट है हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं, उसको मदर के अंदर ही रहने देते हैं, ताकि पेशेंटा की गर्मी बच्चे तक पहुंचती रहे और मदर की गर्मी। एकदम से हम पेशेंटा को भी नहीं निकालते, और मदर को पेट के ऊपर, जब मदर के ऊपर होता है बेबी, तो मदर को बोलते हैं कि अपने हाथ से बच्चे को सहलाते रहो, ताकि बच्चे को ये रहे कि मैं अपनी मदर के पास ही हूँ, और बच्चा नॉर्मल में आना शुरू हो जाता जी दीदी, धन्यवाद। है जी। शिखा अनेजा बहन, आपके माइक को अनम्यूट किया। शिखा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ जी भैया, वो ना हमारी शॉप पे ना एक दीदी हैं, तो अभी परसों ही पता चला है उनको कि ना ब्रेस्ट कैंसर है उनकी मम्मी को। मैंने आपको बोला था प्रसव से रिलेटेड सवाल हो तब करना अभी। हाँ। ठीक है, अभी नहीं। अभी रुक जाओ, आपके सवाल को मैं लूंगा। रवि रंजन। रवि रंजन। जी भैया, वंदे मातरम। जी। वंदे मातरम। आवाज आ रही है? हाँ जी। दीदी वंदे मातरम। मेरा एक ग्रुप से रिलेटिव प्रश्न है। कई बार थोड़ा आप मैंने ऊंची ग्रुप। बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। पता नहीं सबकी आवाज क्यों ऐसा गूंज गूंज के आ रहा मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रुप में मैंने कई बार सुना हुआ है, इसी ग्रुप में, कि कई बहनों का प्रश्न होता है कि कंसीव होता है बच्चा, उसके बाद मतलब दिक्कत आ जाती है कुछ दिनों के बाद। तो इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब जब किसी को पता लगे कि हाँ बच्चा कंसीव हो गया, उसके बाद संबंध बनाना या ऐसे कुछ दिनों के लिए ड्रॉप किया जाए, छोड़ दिया जाए, उसके कारण भी हो जाता है ना शायद। मैंने किसी से सुना हुआ है ये चीज। नहीं, आप देखिए खुल के बताइए मुझे बात, मुझे आपकी आधी बात समझ आ रही है आधी बात समझ नहीं आ रही, आप खुल के बताइए। कहता हूँ दीदी, गर्भ धारण के बाद संबंध नहीं बनाना चाहिए या बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर, अभी मैंने ये भी बताया था ना कि हमारे अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा ने प्रवेश किया है, बच्चा कौन से रूप में हमारे अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब कोई भी स्त्री गर्भवती होती है तो ये सब छोड़ देना चाहिए, आपस में संबंध बिल्कुल छोड़ देना चाहिए 9 महीने तक, जब तक कि प्रसव नहीं होते हो जाते। उसके बाद भी 1.25 महीना के बाद ही सोचना है इसके बारे में। चलिए, एक ओप्पो करके हैं,
आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। आपका सवाल था, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। ये ओप्पो CPH 2325, आपका कोई सवाल हो? शायद ये नहीं कर पा रहे हैं। तो आज दीदी के माध्यम से इन हेलो। हाँ जी। हेलो। नमस्कार भैया। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, हाँ जी। मैडम मैं ये पूछ रही हूँ, हमारे घर पे ना लड़का हुआ है ऑपरेशन से। तो मैडम उसको ना 5-6 दिन हुए हुआ है, तो अब उसकी ब्लीडिंग जो है, मतलब जो अब वो उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही है जी। कितने दिन हुई थी ब्लीडिंग? है जी, मतलब अब बिल्कुल कम हो गया जी, मतलब हो नहीं रही है अब। वहाँ जब उसको जी मतलब बहुत ज्यादा हुई ब्लीडिंग, उसको 12 इंजेक्शन लगे थे उस टाइम पे। ऑपरेशन से बच्चा हुआ है जिसको। तो ये जी कोई दिक्कत की बात तो नहीं है जी? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ना अभी क्योंकि जब डिलीवरी होती है उसके, देखो नॉर्मल डिलीवरी में तो 1.25 महीना तक चलती है, मीन्स कि कभी थोड़ी होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी बंद होगी। तो इसमें भी हाँ। ऐसे ही होता है। अगर बीच बीच में बंद भी हो जाएगी, बीच बीच में आएगी भी। आप इसको ऐसे कीजिए, 10 मोलारिस्टर शुरू कर दीजिए इसको देना। अच्छा जी। 15 दिन, 1 महीना लगातार दे दीजिए। इससे जो इसको कमर में दर्द, वीकनेस जो कुछ भी होगी वो भी ठीक होगी, और ब्लीडिंग भी ठीक रहेगी। अगर नहीं भी होएगी तो भी डरने की कोई बात नहीं है, और होएगी तो सही, चाहे हफ्ते बाद हो तो वो अच्छे से साफ हो जाएगा। अच्छा जी, कितना लेना मैम उसको? 10 मोलारिस्ट। हाँ जी, मतलब कैसे लेना है मैडम उसको? सुबह शाम 15 ml, सुबह 15 ml, शाम को सिंपल पानी में लेना, कंच के गिलास में डाल के, जी खाना खाने ठीक के है। आधे घंटे बाद। अच्छा जी, कितने पानी में लेना जी? पानी में डाल के लेना है ना मैडम? हाँ जी, हाँ जी, जैसे 15 ml दवाई है तो 15 ml ही पानी डालना उसमें। ओके जी। ठीक है मैडम, थैंक यू मैम। ठीक है जी। इन आपके माइक को unmute कीजिए। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। आज आज मैंने एक लेडीज मिली थी, वहां पे गई थी मैं। तो उनकी जो बहू है वो प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि उनके हाथों में खुजली है, एक पता नहीं पेलाज्मा, पता नहीं एलाज्मा सी बीमारी बता रही थी उस खुजली के नाम को। तो कह रही कि डॉक्टर ने हमने डरा रखा है। वो अपने जो वो उनकी सास है वो बोलती है कि ऐसे कुछ नहीं होता बेटे, ये तो नॉर्मल बातें होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी में कहीं खुजली हो जाते हैं हार्मोन्स की वजह से, इसमें डरने की बात नहीं। तो वो कह रही कि वो उसको बार बार डॉक्टर के लेकर जा रहे, डॉक्टरों ने उन्हें खूब डरा रखा। अब तो जब वो खुजली है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक तो उसको बोलो कि साबुन लगाना छोड़ दे, साबुन कोई ना लगाए। ठीक है, क्योंकि साबुन जो होता है उसमें केमिकल होता है। और उसके जो सासू माँ बोल रहे हैं ना कि ये हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो वो सही बोल रहे हैं। हर वो जब तो भी मैंने उसकी कुछ, सास को, ये बात मैंने बोली उसकी सास को कि आंटी इसमें घबराने की बात नहीं होती है, जब प्रेगनेंसी होती है छोटी मोटी प्रॉब्लम हार्मोन्स की वजह से आती रहती है, आप हाँ नारियल ये, का तेल लगाओ। हाँ जी, नारियल का तेल लगाएं और उसमें ना भीमसेन कपूर मिक्स कर लें, या फिर गंधक फिर मैंने रसायन, दोनों में से एक चीज उसमें नारियल के तेल में मिक्स करके वो लगा लिया करें। फिर मैंने थोड़ा सा उनको पता क्या बोला कि वो उसके अपनी मम्मी की, मतलब अपनी सास की बात नहीं मान, वो बेटा नहीं बात मान रहा कि वो तुम्हारे जमाने में होती थी ये चीजें, अब ऐसा कुछ नहीं होता, जो डॉक्टर बोल रही वही सही है। और डॉक्टर ने, वो बेचारी डरी हुई थी, तो मैं बोली मगर कल आंटी मैं ऐसा एक उनकी फ्रेंड थी उनके साथ, मैंने बोला आप कुछ मत करना, मैं आपको जेल बना के दूंगी, और जो हमारे जेल में थोड़ा नारियल का तेल मिला के दे दूंगी, या कोई सा भी तेल, और हाँ उसको लगा लेंगे। बोल देना कि किसी डॉक्टर ने दी। और वो आंटी थोड़ी कड़क सी हैं, उससे वो डरते भी हैं। तो मैंने बोला मैं कहीं आंटी को देकर मैं आपके घर भेजूंगी, मैं ये मत बताना ये हमने कैसे बनाया, कोई प्रोसीजर नहीं बताना, खाली डॉक्टर की दी हुई दवाई बताना इसको। हाँ, वो ये क्योंकि बहुत हमारा अच्छा आपने जेल किया, और बहुत अच्छा किया।
मैंने कहा कल मैं उनको देख आऊंगी बना के, क्योंकि हमारे इस जेल से बहुत लोगों की एलर्जी वगैरह, वो तो नॉर्मल खुद लिया, लेकिन इससे तो एलर्जी, मतलब इसके तो फीडबैक इतने है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, पूरी क्लास ही हाँ हमारी हो जाएगी। नहीं, बहुत तो अच्छी है, अब वो लगाते रहेगी ना ठीक रहेगी, क्योंकि ये ये प्रॉपर तो तो बहुत ये, ठंडा भी होता है ना। हाँ, और प्रॉपर जब ये इसकी डिलीवरी हो जाएगी ना तो ये अपने आप ही सब ठीक हो जाएगी। क्या होता है ना बेटा, देखो अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कई बार हमारे हार्मोन्स इतने ज्यादा चेंज होते हैं कि हमें ना बीमारियां भी लग जाती हैं। आप यकीन मानोगे, किसी को प्रेगनेंसी में किसी किसी को शुगर भी हो जाती है, थायराइड भी हो जाता है, हाँ जी। और कई बार तो काला पीलिया भी हो जाता है, और कई बारी ना नसें जो होती है ना, लातों की नसें फूलने लग जाती, बहुत कुछ क्रॉनिक ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है कि ना डॉक्टरों को तो मौका मिल जाता है। खुद मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको थायराइड हो गया, डॉक्टर ने गोली लगा दी। तो मैंने उनको ये बोला, जब वो मेरे पास, क्योंकि डिलीवरी उन्होंने मेरे पास करानी थी, अभी 2 महीने पहले की बात है, मेरे पास पेशेंट आया, उसको 8th 7th पता नहीं 8th लगा हुआ था, तो उसको गोली लगी थी 50 mg की थायराइड की। मैंने बोला उसको कि तुझे थायराइड अभी हुआ है या पहले से है? तो उसने बोला कि मुझे प्रेगनेंसी में थायराइड हुआ है और डॉक्टर ने मेरी गोली लगा दी। मैंने उसको बोला कि इस गोली को अभी छोड़ दो, अगर मुझसे डिलीवरी करवानी है तो इस गोली को अभी छोड़ो और फ्रूट पे आ जाओ। मेरे कहने पे आप 1 महीना फ्रूट खाओ और उसके बाद अपनी थायराइड की रिपोर्ट टेस्ट करवाओ। तो उसने ऐसे ही किया, गोली छोड़ दी, 1 महीना उसने लगातार फ्रूट खाया, फिर उसने थायराइड टेस्ट करवाया तो थायराइड नॉर्मल, बिल्कुल हाँ नॉर्मल। जी। अब फिर मैंने उसको कहते हुए वो भी मान गए कि हाँ। मैंने कहा अगर अब आपने गोली शुरू की है ना तो ये आपकी सारी जिंदगी चल जाती फिर ये गोली। और और मैं रात आपको मेरे को ऐसी 2 लेडीज, सॉरी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपकी बात मैंने रात 2 लेडीज मिली थी, वो मतलब मेरे साथ चैलेंज कर रही थी कि थायराइड की गोली कभी छूट नहीं सकती। मैंने बोली आयुर्वेदा में ऐसा है, मैंने गोविंद भैया के सारे बोल दिया ऐसा, क्योंकि गोविंद भैया का पूर्ण विश्वास है हमें। मैंने सोचा उनको पूछूंगी मैं क्लास में कि ऐसा तो हो सकता है कि गोली छूट जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है थायराइड की, लेकिन मैं उनको चैलेंज करता है गोविंद भैया के विश्वास पे। नहीं, बहुत अच्छा किया। हाँ जी। तो जब भी प्रेगनेंसी में आपको किसी किसी भी बहन बेटी को कभी भी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको डीपली मत लेना, ये प्रेगनेंसी तक ही सीमित रहती है। अगर आपने इसकी एलोपैथिक दवाई शुरू कर ली डॉक्टर के कहने से तो वो हाँ बीमारी ना जी। आपकी पूरी जिंदगी चलेगी। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया कि नहीं हमने इसकी गोली नहीं खानी है, नेचुरल तरीके से हाँ इसको जी। हमने हैंडल करना है, तो वो आपकी बीमारी वहीं तक ही रह जाएगी, डिलीवरी के बाद ठीक हो जाएगी। बस ये गौर रखना, मेरी इस बात की ना गांठ बांध लेना सभी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? उर्मिला बहन। आपका नाम? उर्मिला बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम दीदी। मैं ये वंदे पूछ रही मातरम। थी कि भाई जैसे 10 मोलरिस्ट आपने बताया है, डिलीवरी के तुरंत बाद ही ले सकते हैं क्या इसको? ऐसे मतलब जैसे ब्लीडिंग जैसे भी हो रही है मतलब। हाँ हाँ, जैसे डिलीवरी हुई है उसके दूसरे दिन शुरू कर दो। ठीक है जी, हाँ जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब शिखा अनेजा बहन, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। और रत्ना दीदी, रत्ना दीदी आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। जी भैया। शिखा अनेजा बहन, शिखा दीदी और रत्ना दीदी, हाँ जी भैया, वंदे मातरम। दोनों आपस में बात कीजिए, हम लोग सुन के अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। ठीक है। जी भैया। दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी दीदी, एक्चुअली हमारी शॉप पे ना एक दीदी हैं, उनकी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है, कल ही पता चला है, स्टार्टिंग ही है उसकी ना। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। रत्ना दीदी, वंदे रत, मातरम बार बार नहीं बोलते। रत्ना दीदी, जी ये जी भैया। ये सवाल आपके लिए है
हाँ भैया। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। दीदी आपने ना एक दिन जूस बताया था, एक 4-5 चीजों का, कि कैंसर तक को हरा दिया था। हाँ हाँ जी दीदी, तो ऐसे ही किसी को है, ब्रेस्ट कैंसर है उनको ना, हाँ तो एक बार दीदी दोबारा बताएंगे? जी जी बिल्कुल दीदी, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। इधर आ, सामने आ जा तू। वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलो। हाँ ठीक है, अब मम्मी की दीदी आप दोनों बात कीजिए। वो हाँ नमस्ते, नमस्ते भैया। क्या हुआ? हाँ दीदी आप थोड़ा बहुत बताएंगे एक बार फिर से? जी जी बिल्कुल बताऊंगी ना, क्यों नहीं बताएंगे। ये ग्रीन जूस जो मैंने कहा था ना, वो नॉर्मल, जी लेकिन कैंसर के लिए अलग है, आप लिख लो। डिटॉक्स जूस कहते हैं इसमें, ये लिख लो, आप डिटॉक्स। भूल जाओगे। जी। इसमें पालक, पालक। हाँ जी। हाँ, और पुदीना के 50-60 पत्ते, 50-60 ठीक है। और तुलसी के 50-60 पत्ते, जी। और करेला, जी। लहसुन, लहसुन के जी। 3 डाल दो, 3। अच्छा, और पालक कितनी लेनी है? पालक ज्यादा ले लो, ठीक है। ज्यादा या नहीं, ऐसा। अगर आप 3-4 ग्लास करते हो तो एक गड्डी लग जाएगी, और कम है तो थोड़ा कम लगेगा। वो पिए जितना पिला उनको, फास्टिंग छोड़ते तो। और अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ता, धनिया, करेला, और जी। ये करी पत्ता, करी पत्ता के 2-3 डंठल डाल दो। और जी। आंवला, आंवला 2-3-4, उनको जितना खट्टा अच्छा लगता है उतना डालो। आंवला। आंवला, विशु। वंदे मातरम दीदी, बस एक बार बोलते हैं। जी दीदी। आंवला डालो, उनके टेस्ट के हिसाब से 1, 2, 3, 4 तक डाल सकते हैं। और वो नींबू आता है ना हमारा, नींबू, जिसकी हाँ। स्किन हरी हो, हम पीला नींबू यूज करते हैं ना, पीला वाला। और हाँ जी। वो दूसरा नींबू होता है जिसकी स्किन हरी हो लेकिन उसमें जूस निकलता हो। वो हरा स्किन वाला नींबू है ना, वो छिलके सहित पीसना है उस जूस में। ठीक है। ये निकाल डालो बीज। अच्छा, बीज निकाल के, ठीक है। हाँ, तो ये सब और थोड़ा सा कद्दू, ये लौकी डाल दो। एक लौकी, लौकी। एक लौकी नहीं, लौकी थोड़ा सा अच्छा, डालो, थोड़ा। 50 ग्राम, जी, थोड़ा हाँ थोड़ा। थोड़ा, हाँ वही। ये सब पीसना मिक्सी में, और छान के पीना है उनको। और नमक डालो, सेंधा नमक या काला नमक डाल सकते हो, दोनों भी अच्छा डाल अच्छा। सकते हो। और अगर उनको ये भी टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो गुड़ भी डाल दो, ठीक है। तो जी और दीदी, एक, कितना हाँ, ये जब उबालना है? क्या, कितना, तो उबालना है इसको सबको? नहीं नहीं नहीं, ये कच्चा ही पीना है, उबालना नहीं, जूस अच्छा। को उबालना नहीं है, तो फायदा क्या जूस का। 1 मिनट भी होल्ड करना। तो कौन सा जी पढ़ के आई है? हैं? कुछ बोला जा रहा है, उबालने के लिए बोला जा रहा है? दिमाग खराब कर रखी है। कान खोल। नहीं, मेरे को लगा। हैं? मैं जूस बोल के भी उबालने का शब्द कैसे तुम्हारे दिमाग में आ गया? नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने ना। तो अगर एक ही बताओ, जब इतनी जरूरी बात पे भी ध्यान यहाँ नहीं है, मैं दिमाग ठीक बंद किया तो यहीं से थप्पड़ लगाओ सीधे रुड़की में नजर आएगी। है ये भैया। भैया, उसकी थोड़ी हड़बड़ हुई है, इसके लिए वो कैंसर का पेशेंट का रहता है ना, तो आदमी वैसा भी डरा हुआ होता है। हाँ, ठीक है, यही होता ये होता है। तो ये डिटॉक्स जूस है, कैंसर के पेशेंट में शुरू में चालू किया था, ये परमानेंट नहीं रखने का ये जूस, ठीक है। वो पालक वाला उस दिन बताया था ना, वो आप पूरे हर हमेशा ले सकते हो, लेकिन ये डिटॉक्स जूस है, ये हमेशा के लिए नहीं। पहला स्टार्ट करो उनको ये, और ये फास्टिंग के बाद ही अब वो ये है। करते हैं। और उनको कैंसर कौन सा है दीदी?
जी। कैंसर कौन सा है उनका? ब्रेस्ट का? दीदी ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर। ये कितना बड़ा है उसमें गांठ? अभी शुरू ही हुआ है, थोड़ी है गांठ, छोटी है। तो उसके ऊपर ना बार बार अरण का तेल लगा दो, बार 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 ठीक बार, है, यानी आप 10-15 बार दिन में गुनगुना करके उधर लगा सकते हो ना, तो बहुत अच्छा। ठीक है। ठीक है, ठीक और है, ये ठीक है। भैया, अभी डाइट में तो हम कचनार का, अभी छाल का जो भैया बताते हैं ना, गोरखमुंडी और कचनार का छाल, उसका काढ़ा भी इसमें रहता है। और हमने तो छाल का नहीं, मैंने हरे पत्तों का ही पिया था। कचनार गांठ गलाने में बहुत अच्छे रहते हैं। वो तो भैया डाल ही देते हैं वो कचनार और इसका। लेकिन अरण का तेल ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरी एक पेशेंट थी, वो उनका उम्र हुआ था, उनको ऑपरेशन नहीं करवाना था, तो उसको यहाँ पे था, उसका जख्म भी था और ऊपर गांठें थी। तो मैं बोली आप अरण का तेल लगाओ। उसने बिना डॉक्टर का ही ये किया, नहीं किया उसने कीमो ये, लेकिन उसके गांठें चले गई। ये अरण का तेल बहुत अच्छा है गांठ के लिए। वो उसके दिमाग में पूरा डाल दो कि जितना बार हो सके गुनगुना करके गांठ के ऊपर लगाओ, गुनगुना करके। ठीक है। और ये डिटॉक्स जिस किसने पूछा है, रिपीट डालो। ये डिटॉक्स जूस है, ये देखो, ये बात सुन लो, ये कंटिन्यू नहीं करने का है, ये ज्यादा दिन नहीं पीने का है। पालक, पालक अगर आप अगर एक गड्डी या आधी गड्डी भी लेते हो, तो पालक, उसमें 50 ग्राम लौकी और धनिया डालो थोड़ा, करी पत्ता के 2-4 ये डालो, ऐसा डंडी रहती वो। लहसुन की तीन तीन पेटल्स डालो, लहसुन की 3 कली डालो। तुलसी, तुलसी का 50-60 पत्ते डालो। और करीब इसका पुदीना का भी 40-50 पत्ते डालो इसमें। आंवला 3-4, आओ आपके हिसाब से, कि ज्यादा खट्टा लगता है तो आप 2 ही डालो, 1 ही डालो, आपको समझ में आएगा। और अदरक डालो थोड़ा, आधा इंच। और करेला, 1 करेला। लेकिन एक डालोगे तो बहुत कड़वा लगता है, तो मैं क्या कर देती थी, करेला भी छोटा देख के लेती थी, क्योंकि पिया नहीं जाता था ना, तो फिर आधा कर देती थी। लेकिन और नींबू का तो पूरा छिलके सहित ही डाल दो आप, उसका बीज निकाल दो। और पका हुआ नींबू नहीं चाहिए, हरा हरा ले लो, जिसकी स्किन हरी हो लेकिन अंदर जूस तैयार हो। और स्किन पूरे डालो। जूस चाहे तो आप बाजू में निकाल के रख दो, क्योंकि ज्यादा खट्टा हो जाएगा ना, लेकिन छिलका पीसना है उसमें कैंसर पेशेंट के लिए। और आपके टेस्ट के लिए बाद में वही जूस निकालो है ना, आपको जितना चाहिए उस जूस में डाल दो। ये सब छान के लेना है मलमल के कपड़े से। इसमें ये नहीं लेना है, फाइबर बिल्कुल नहीं लेना है। और छानने के बाद इसमें आप डाल सकते हो काला नमक, सेंधा नमक डाल सकते हो, टेस्ट के हिसाब से गुड़ भी डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें करेला भी आता है ना, तो ये कड़वा होता है। अगर ज्यादा है ना पी सके तो करेला थोड़ा अपने हिसाब से डालो, क्योंकि पियोगे नहीं तो फायदा नहीं होगा। मैं खुद बनाती थी तो मैं आधा ही डालती थी, लेकिन उसमें 1 था, क्योंकि वो इतना डाले तो फिर पीने में बहुत दिक्कत होती थी। तो आपके हिसाब से आप थोड़ा रेशो कम ज्यादा करो, क्योंकि पिया नहीं जाएगा तो फिर पेशेंट छोड़ देता है। ठीक है। इसको डिटॉक्स। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। सुनीता मैम भी। इसको लाओ, सामने लाओ जरा, इसको सामने लाओ, जी सामने भैया। तो सामने लाओ, स्टेज पे सामने लेके आओ। कहाँ है छोटकू, कहाँ है? पीछे से बोल रहे हैं ना, इसको सामने लाओ, कैमरे के सामने लेके आओ। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। बोलो बोलो वंदे मातरम, अब बोलो कितना जोर से, बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। गला जोर से फाड़ के बोलो, पड़ोसी झूमना चाहिए, और जोर से। साफ बोलो। चलो ठीक है। हाँ, सोनिया बहन, सोनिया कंबोज बहन, आपका हैंड रेसा। पूनम दीदी से सवाल है, तो पूनम दीदी अभी हैं। और पूनम दीदी अभी कुछ सवाल संदेश में आए हुए हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, मैसेज डला हुआ है। तो सोनिया दीदी, आप अपना प्रश्न। वंदे मातरम दीदी जी। नमस्कार दीदी।
दीदी मैंने ये पूछना था, जैसे मेरी सिस्टर है मेरे से छोटी, जैसे वो प्रेग्नेंट होते हैं ना, उनका बीपी बढ़ता है, बीपी नहीं कंट्रोल होता। पूनम दीदी आपके माइक म्यूट किया गया है। हाँ, अब हो गया। कितना टाइम है उनको? अब तो नहीं है दीदी, जैसे वो प्रेग्नेंट होती है ना, गुड़िया मतलब गुड़िया घुट गई उनकी बीपी में ही, अंदर ही। जैसे अच्छा, मतलब दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो ही बीपी बढ़ गया, मतलब बीपी नहीं कंट्रोल होता, बीपी की दिक्कत होती है। देखिए बीपी के लिए ना उनको आप अभी से ही शुरू कीजिए इसके पत्ते, बेल पत्थर के पत्ते। अच्छा जी। ठीक है, अभी से लेना शुरू कर दें, रोज डेली लेते रहेंगे तो उनका जो बीपी है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे, पीस के लेने? नहीं ऐसे चबा लिया करें सुबह खाली पेट। 4-5 पत्ते डेली? हाँ, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी उनका बीपी हाई होता है तो बीपी के दौरान भी वो ये पत्ते भी ले सकते हैं, और शहद और प्याज का रस। इमरजेंसी में अगर उनका ऐसा बीपी हाई होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो जब भी वो ऐसा हो तो वो प्याज का रस 2 चम्मच और 2 चम्मच शहद का रस ले लिया करें, उससे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। वैसे नहीं बढ़ता दीदी उसका, जैसे मतलब अब नॉर्मल ऐसे नहीं बढ़ेगा, जैसे वो प्रेग्नेंट होएगी ना, जब ही बढ़ता है बीपी, कंट्रोल ही नहीं होता। दीदी वो प्रेग्नेंट में अब चाहिए, जो प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़े तो प्याज का रस और शहद मिला के लेना चाहिए और बेलपत्र के चबाना चाहिए। ठीक है भाई जी। कान खोल के सुना करो। ठीक। ठीक है, और एक बात और है, आप बोल रहे हो कि बीपी हाई हो गया था इस वजह से बच्चे की डेथ हो गई। हाँ जी। ठीक है, हाँ आगे जी। के लिए ऐसा चांस ना हो, उनका एक एक दो टेस्ट होते हैं, आप वो भी करवाइए। कई बारी क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारे अंदर एक प्रेगनेंसी के दौरान एक वायरस एक्टिव हो जाता है, वो होता है टॉर्च टेस्ट होता है, रूबेला अच्छा। टेस्ट, जिसमें ये देखना होता है कि कहीं वो टॉर्च टॉर्च टेस्ट है जो वो वायरस एक्टिव तो नहीं हो गया है। जब वो वायरस एक्टिव होता है प्रेगनेंसी के दौरान वैसे नहीं पता चलता, लेकिन वो सीधा बच्चे पे के ऊपर अटैक करता होता है। तो जब भी उनको अब प्रेगनेंसी हो या अभी भी आप वो टेस्ट करवा सकते हो, उससे ये पता चल जाएगा कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो उनको वो वायरस था। अगर था तो आप उसका पहले ट्रीटमेंट करवाइए, नहीं तो फिर अगली बारी फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको आएगी। ठीक है दीदी। ठीक है जी। ठीक है जी, ओके भाई। ओके। फिर हो गया। नमस्ते भैया। ये सवाल था डिटॉक्स जूस, हाँ नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, लेकिन डिटॉक्स के बाद बाद कंटिन्यू नहीं करना है। भैया ये नु दीदी का कोई क्वेश्चन है हैंड से उनको। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हेलो। वो एक आप अनिमा की वीडियो कर रहे थे, वो डाल दो उसमें एक बार, ये कहना था। ये निम्मा, हाँ ये निम्मा का मेरे को टाइम नहीं मिला, अच्छा वीडियो आपको भेज दूंगी। गोविंद भैया, एक ना अपने इसमें की बहन थी, ये नहीं पता मुझे कहाँ थी। गोविंद भैया सुन रहे हो मुझे? हाँ जी दीदी सुन रहा हूँ। भैया कोई ना
चने के जो चने होते हैं, ब्लैक चने या कोई भी चने, उससे वो दर्द ठीक करते थे। वो थोड़ा सा मुझे बताएंगे, वो कौन सी बहन थी जो बता रही थी? एक मिनट अपेक्षा। आकांक्षा बहन, हैंड रेज करना। आकांक्षा बहन, आज हाँ, मेरा ना नेट खत्म हो गया था। कोई बात। आवाज आ रही भैया? हाँ जी, हाँ जी, आ रही दीदी। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा आपने अभी? कुछ नहीं, हो गया, दीदी आप वो हो गया। एक मिनट, सवाल था? अभी कर लेते हैं। एक दीदी, रत्ना दीदी का था, डिटॉक्स जूस नॉर्मल व्यक्ति भी ले सकता है, तो आपने बता दिया कि हाँ नॉर्मल व्यक्ति भी ले सकता है। हाँ। पूनम दीदी का सवाल है कि जो चने से, काले चने से कैसे सूजन और दर्द कम किया गया, इसका अनुभव ये आकांक्षा गुड़िया के पास है। कल इसके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी इसके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड़िया, माइक को अनम्यूट कर दिया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। दीदी, मेरे ससुर को लग गई थी चोट, नारियल फोड़ते वक्त पेचकस लग गया था तेली में, और पीछे की तरफ सूजन आ गई थी। मैंने काढ़ा भी बना के पिला दिया, उसमें दर्द में तो आराम हो गया। लेप भी बनाया, फिर सूजन कम नहीं हुई। तो फिर अगले दिन मैंने दोबारा फिर भैया के पास कॉल किया, तो उन्होंने बताया था काले चने एक पोटली में बांध के, रुमाल या फिर किसी उसमें, और उसको बार बार गीला करते रहना है, गुनगुने पानी के साथ। सूजन पे हम्म। बांधनी है वो पोटली। सूजन शाम तक बिल्कुल खत्म होगी। मैं बार बार गुनगुना पानी डालती रही चनों के ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यही, क्योंकि हम भी आगे किसी के ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, घर में भी या बाहर भी किसी का कुछ होता है तो किया जा सकता है। हाँ जी, जी। हाँ जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें क्या होता है कि चने जैसा चना होता है, जहां भी सूजन लग गया ना, चोट का सूजन आ गया, चोट मोच, हाँ जी। उस पे चने की पोटली बांध के उस पे पानी डालते रहें। अगर दर्द है तो गुनगुना पानी डालते रहें, दर्द नहीं है तो नॉर्मल पानी डालते रहें। तो उससे जैसे जैसे चना फूलता जाएगा, सूजन कम होता जाएगा। तो लगभग लगभग 24 घंटे में चने जो हैं फूल जाते हैं, तो उतनी देर में सूजन उतर जाता है। लेकिन ये चोट मोच के सूजन में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो भैया, जैसे अगर सूजन ज्यादा है या जगह स्पेस ज्यादा है, तो हम उस चने की पोटली को फैलाकर भी बांध सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, फैला के भी बांध सकते हैं। ठीक है। ठीक है। सुनीता, सुनीता दीदी। वंदे मातरम भैया जी। मातरम। भैया जी, ये पुरानी चोट में भी काम देगा? नहीं, पुरानी चोट पे नहीं, ये चोट मोच जब सूजन हो रखा हो तो उसमें काम आता है। बाकी एक दिन आप ऐसा है, घर की खेती है, घर की चीजें हैं, एक बार एक हाँ करके जी। देख लीजिए। अच्छा हो जाएगा तो कम से कम ये भी पता चल जाएगा कि पुराने में काम करता है या नहीं करता है। एक दिन से जी। थोड़ा 24 घंटे में इतना तो आइडिया लग ही जाएगा कि 5-10% 20% कुछ तो आराम मिलेगा। अगर वो थोड़ा बहुत भी आइडिया लग गया तो हमारे ही ज्ञान को बढ़ाने में वो हो जाएगा। तो अगर आपके पास पुराना चोट का किसी को है, सूजन नहीं उतर रहा है, तो उस पे आप लगा के देख लीजिए। मेरे घुटने में भैया बचपन में लगी थी, बचपन में लगी थी, अब तो जवान। और वो दर्द नहीं जा रहा। वैसे ठीक हूँ मैं, लेकिन इस घुटने का कभी कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी कभी लेकिन सूजन नहीं जा रही उस पे से। कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाता है, कभी कभी जैसे कुछ लस्सी वगैरह वैसे तो मैं लेती नहीं, कभी ले लेती हूँ तो फिर हो जाता है 2-4 दिन के लिए, फिर नॉर्मल हो जाता है, ऐसे रहता है। फिर तो ये आपको खट्टे की वजह से हो रहा है। जैसे किसी को पुराना चोट होता है, ऐसे भी कहा जाता है, जैसे अभी पुराने चोट वाले को सबको ठंड में नानी याद आती है। ठीक है। हाँ जी। चाहे जितना मर्जी अच्छा इलाज करा लो, और पुराना चोट लगा हो तो ठंड आते ही दर्द बढ़ता है। तो ऐसे लोगों को पहले ही, ठंड आने से पहले ही अपना खान पान सही कर लेना चाहिए। जैसे हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन है, इसका पाउडर बना के फंकी लेना चाहिए दूध से, या दूध में उबाल के पीना चाहिए, या पानी में उबाल के पीना चाहिए, या लहसुन को दूध में उबाल के खाना चाहिए, या खजूर और सौंठ का हलवा बना के खाना चाहिए, मेथी का हलवा बना के खाना चाहिए, मेथी के लड्डू बना के खाने चाहिए, ताकि ठंड का प्रकोप शरीर में ना बढ़े। ठीक है। ये तो ले रही हूँ भैया मैं, हल्दी मेथी सोड़, तो ये तो मैं ले रही हूँ, 1 महीने से ले रही हूँ, आप 1.5 महीने से। लेते रहिए, थोड़ा सा और ठंड बढ़ेगा तो आपको आपको पहले ही पता चल जाएगा कि पिछले साल और इस साल की अपेक्षा कितना आराम है।
एक ही जैसे बैठती हूँ ना वो, ये कई देर तक बैठ जाती हूँ ना, एकदम से उठ के चलती हूँ तब अकड़न सी होती है, थोड़ी देर चलती हूँ तब ठीक हो जाता है। ठीक है। आप ये लीजिए और तेल बना के तेल भी लगाइए। घर ठीक है भैया। घर में दर्द वाला तेल तो बना के रखना ही चाहिए। ठीक है। ओके। पूनम दीदी, एक सवाल है इसमें, ब्यूटी करके ब्यूटी कुमारी ने पूछ रखा है। हाथ झंझनाता है, मुट्ठी नहीं बंधता, कमजोरी के कारण या कोई और कारण है, पर सब में अभी 30-35 दिन बाकी है। पूनम दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया। हाँ जी। कितना 9th मंथ लग रहा है उनको? कह रहे 30-35 दिन बाकी है, यानी एक महीना बाकी है। हाँ नॉर्मल। अभी। एक तो उनको बोलिए जो हाथ पैर सुन्न होते हैं, खून चेक करवाएं अपना कि उनके अंदर खून कितना है। ठीक है। और क्या बताया था? वही, प्रसव में भी 30 कमजोरी कमजोरी के कारण है या कोई और कारण है, तो आपने तो बता ही दिया कि खून जांच कराएं। इससे सिद्ध होता है कि कमजोरी के कारण ही है, तो पहले अपना वो हाँ, ब्लड करवा लें। अगर खून कम है तो ये चुकंदर और अनार, इसका जूस लगातार लेते रहें, और एक लो आसव आता है वो लेना शुरू करें। जी दीदी। और इनको भैया, इनको ये बोलो कि गौ का घी ना छोड़ें, वो खाएं भी और पिएं भी। बच्चा तिलक के बाहर आएगा फिसल कर। ठीक है दीदी। बाकी ऐसा है, ये यहाँ जो सवाल और जवाब हो रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। सबको हाँ जी। ना जाने, आज नहीं तो कल आपके किसी भी परिवार के किसी भी जानकार के ऐसी समस्या हो तो इन उपचारों को उनको बता सकते हैं। ठीक है। और अब मैं जरा, हैंड रेज है, सुमन ढाका दी बहन, जल्दी जल्दी करो, रोटी खाने जाना है। ठीक है। भैया बस वही पूछ रही थी, मेरी सासू माँ की चोट नहीं लगी हुई लेकिन घुटनों में सूजन रहती है, तो उस पे भी ये चने वाला करे? करके देख लो, हाथ कंगन को क्या आइडिया, वो भी पता चल जाएगा। भाई जी ज्यादा भैया। क्या होगा, 150 ग्राम चना ही खराब होगा। बाद में एक काम करना ना, मसाला अच्छे से धो देना, उबाल के सब्जी दूध बना देना, बताना मत किसी को कि कहीं ठीक है भैया। दिमाग रखा था। ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है। वंदे मातरम। सुखजिंदर दीदी, आपका हैंड रेस है, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। वो एक लड़की है 28-29 साल का, उनको जब भी मैसेज होता है तो 15-15 दिन बंद नहीं होता उनका ब्लीडिंग, और उनको बहुत कमजोरी आ जाता है। एक ही इसके लिए क्या करना होगा? एक तो उनको अपना पैड चेंज करवाइए, अपने वाला पैड दीजिए। दूसरा, जी। अपने घर में धनिया है, सौंफ है, जीरा है, आंवला है, मुलेठी है और मिश्री, इनका पाउडर बनवा दीजिए। बराबर मात्रा में लेके, कोई एक दो चीज कम भी रहे तब भी चलेगा। ठीक है। और नाग केसर आता है, अगर नाग केसर मिल जाए जो पंसारी की दुकान से, तो उसे भी मिला सकते हैं। तो इन सब का पाउडर बना के, कुछ भी नहीं है तो धनिया मुलेठी मिश्री भी ले सकते हैं। ठीक है। इसका पाउडर बना के दिन में 3-4 बार 1-1 चम्मच फंकी ले, नहीं तो पानी में डाल के उबाल के वो पानी पिए। इस तरीके से कमजोरी दूर होगी और हैवी ब्लीडिंग कम होगी। उसके अलावा चने के दाने के बराबर फिटकिरी 1 गिलास पानी में डाल के उबालें। जब अच्छे से पानी उबल जाए और जब वो पानी ठंडा हो जाए तो उस पानी को पिला दें। ठीक है। अगर कच्ची फिटकिरी ले रहे हैं तो ध्यान रहे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए कच्ची फिटकिरी में। भविष्य के लिए हमेशा याद रखिए, अगर आप कच्ची फिटकिरी ले रहे हैं तो उसको पानी में उबालिए, और उस पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी एक चने के दाने के बराबर फिटकिरी, 1 गिलास पानी। और अगर फुलाई हुई फिटकरी है तो उसको तो सीधे मक्खन में मिला के खा सकते हैं, केले में लगा के खा सकते हैं, शहद में मिला के चाट सकते हैं, दूध में मिला के पी सकते हैं, सादे पानी में घोल के पी सकते हैं, कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। अगर कच्ची फिटकरी इस्तेमाल कर रहे हैं
तो आपको पानी की मात्रा ज्यादा रखनी है और उसको अच्छे से उबाल भी देना है। ठीक है। और इसी फिटकिरी का पाउडर, रुई की बत्ती बनाइए, मतलब रुई को फैला के उस पर फिटकिरी का पाउडर डाल दीजिए और उसकी बत्ती बना दीजिए और उसे पानी में डुबो दीजिए और उस गीली रुई की बत्ती को योनि मार्ग में रख दीजिए। 2 4 5 घंटे बाद निकाल दीजिए, फिर दूसरी बत्ती बना के रख दें। तो इस तरीके करने से जो ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, ज्यादा दिनों तक रह रहा हो, तो वो रुक जाता है। ठीक है। बाकी जी लिखा हुआ पोस्ट में ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। हाँ, एक और चीज, भाप के बारे में भी, भाप जैसे भी हमने भाप दिलाया तो उसके भी रिजल्ट अच्छे आए हैं, ब्लीडिंग में भी रिजल्ट अच्छे आए हैं। चाहे किसी का मासिक धर्म कम आ रहा हो तब भी, मासिक धर्म नहीं आ रहा हो तब भी, मासिक धर्म ज्यादा आ रहा हो तब भी, इन सभी में भाप बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप उन्हें भाप के लिए बोल सकते हैं कि भाप लें। पैड। जी, गर्म के दौरान भी भाप ले सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मासिक धर्म के दौरान तो लेना ही लेना है। ये तो साजिया दीदी ने बोला ही था कि उन दिनों में गर्भाशय का मुंह खुला होता है, तो इसकी भाप की गर्माइश की वजह से और इसमें जो कीड़े मकोड़े मारने की और इन्फेक्शन को खत्म करने की जो ताकत है, उसको ये अंदर तक पहुंचता है, गर्भाशय तक। लेकिन बाकी दिनों में भी ले सकते हैं, ताकि उससे वहां के आसपास के एरिया में सिकाई हो जाती है। ठीक है। जी। और और ये सब वीडियो कौन चैनल पे आता है? हमको मिलता नहीं है, कभी कभी मिस हो जाता है तो दोबारा देखना होता है। गोविंद भाई के नाम के चैनल पे, आरोग्य जगत के नाम पे चैनल पे, और कभी कभी ठीक परिवार पे, लेकिन गोविंद भाई पे तो लगातार ही रहता है। ठीक है, थैंक यू भैया जी। 11 बजे वाली मीटिंग का कई बार नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस की मीटिंग होती है एक तरह से, तो वो डालना मुझे कई बार अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन ये जो ज्ञान की बातें हैं, अनुभव की बातें हैं, ये मैं डाल देता हूँ। और कई बार रह भी जाता है मेरे कारण भी, कई बार तो मीटिंग रिकॉर्ड करने से भी भूल जाता हूँ, बटन दबाना भूल जाता हूँ, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाती। तो जब भी होता है, जो मिलता है वो डाल देते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। पूनम दीदी, एक दिन ना हम सत्र करेंगे कि सब चीज नॉर्मल होने के बावजूद भी कंसीव क्यों नहीं होते उन पे, और कंसीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप ना एक सेशन ले लीजिएगा। जब भी आपको लगता है कि 1 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी समय मिले, तो एक दिन आप बता दीजिए, तो उस दिन हम इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। पूनम दीदी, माइक को अनम्यूट हाँ, करिए। हाँ जी भैया जी, ठीक है, मैं सुन रही हूँ। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, जैसे आप, आपके साथ हूँ मैं। जैसे आपको समय मिलता है, तो एक दिन पूरा कंसीव के ऊपर ही, कंसीविंग के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भैया जी, मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगी कि आज मैं फ्री हूँ, जी तो जी। कर लेंगे। ठीक है दीदी। और बहुत। भैया, जो अभी इन्होंने, एक बहन ने आपसे सलाह की थी कि ब्लीडिंग बहुत हो रही है, जी और आपने उनको उपचार भी बताया, तो एक बारी उनको ये सब ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनको एक बारी ये बोलना कि एक बारी अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। जी दीदी। जो जो उनको 15 दिन में ब्लीडिंग हो रही है ना, हैवी ब्लीडिंग होती है, तो एक बारी वो उनको बोलो कि एक बारी अल्ट्रासाउंड भी करवाएं, कारण पता चल जाए कि कारण क्यों हो रही जी दीदी। है ना। जिनका भी सवाल था, सुखजिंदर कौर दीदी, आपका सवाल था, आप उनको बोलिएगा कि गुड़िया का अगर कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है लेटेस्ट, तो वो भेज दें, नहीं तो बाद में करा के भेज दें। सुनीता, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। जी भैया, मेरा जो मासिक धर्म सही से नहीं आता है, और अगले महीना अगर आता है तो फिर फीवर भी आ जाता है, कमर दर्द, हाथ पैर पूरा बॉडी पेन होने लगता है, तो उसका उपाय बता दीजिए। देखो, अगर घर की चीजों में करें तो सबसे पहले तो आप ये अपना भाप है, आप नियमित रूप से भाप लेना शुरू कीजिए, एक टाइम भाप लेना शुरू कीजिए। ठीक है। और जब मासिक धर्म आना हो, जब पता है कि हाँ जी मेरा 2 3 दिन बाद मासिक धर्म आने वाला है, उससे पहले से ही आप
गर्म पानी में घी मिला के पीजिए। मेथी, 1 चम्मच मेथी दाना 2 कप पानी में डाल के भिगो दें। 2-3 घंटे बाद उस पानी को उबाल के पानी को पिए। शहद मिला के या बिना शहद मिलाए मेथी दाने को चबा के खाएं। ठीक है। और सैनिटरी पैड स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का ही उपयोग करें। जी। ठीक है दीदी। ओके, धन्यवाद। ओप्पो ओप्पो CPH 2325, आप अपना नाम चेंज कर देना। ठीक है। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। ओप्पो ओप्पो के नाम से आ रहा है ये। हेलो। नाम चेंज कर लेना जूम पे जाके सेटिंग में, नहीं तो ये ओप्पो ओप्पो चिल्ला चिल्ला के कुत्ते बिल्लियों के नाम लेने पड़ रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार भैया। से भैया मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो मेरे घर वाला है उनको कंधे में दर्द होता है जी, और दर्द होके फिर वो बाजू में को निकलता है। बेलन तो नहीं चला दी? नहीं जी, वो गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, मैंने जो बोला वो समझी नहीं लग रहा है। जी। हाँ? क्या जी? बेलन तो नहीं चला दी? नहीं, नहीं जी। समझ में आया। ठीक है। जी। ऐसा है, जब रात को आते हैं तो उनके लिए सोने से पहले बढ़िया सा दूध बना दो, सौंठ का। जी। सिर्फ अच्छा जी। आधा आधा चम्मच सौंठ और आधा चम्मच सौंफ। जी। आधा चम्मच सौंठ और आधा चम्मच सौंफ 1 गिलास दूध में खूब अच्छे से उबाल लो, खूब बढ़िया सा। और अच्छा छान जी। के उसमें घी मिला के पिला देना। और सरसों के तेल में या तिल के तेल में घर के मसाले डाल के गरम करके रख दो, लहसुन वगैरह डाल के, और उस तेल से उनकी मालिश कर देना। जी। 10-15 दिन कर दो, ठीक हो जाएंगे। जी। खाया पिलाया करो, मेहनत करके आते हैं, गाड़ी चला के आते हैं सारा दिन। भैया मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इन्होंने इंजेक्शन लगवाया था एक, मतलब कोई गांव पड़ता है जगरोली, वहां पे जाके तो जो जब इन्होंने इंजेक्शन लगवाया तो सारे शरीर में दौर हुआ खून का, पर जो ये बाजू और कंधा है इसमें नहीं हुआ। मतलब वो दवाई ने जब हलचल मचाई मचाई जी, तो इस हिस्से में नहीं हो, मतलब कुछ भी हुआ जी। कोई बात नहीं, आप सौंठ का सेवन कराइए। कल आप जी। अजय आर्या जी को सुना होगा, उनका कमर जी। बहुत भयंकर था। उन्होंने सौंठ को पी के 2 महीने के अंदर वो अपने कमर का दर्द जो हिला डुला नहीं जाता था वो भी ठीक हो गया। और इसी सौंठ के बारे में ऐसे आपको बता दूं, बहुत पहले 2017 में जब गुजरात में सभी डॉक्टरों ने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी सबने मना कर दिया था कि ये गर्दन अब सीधी, मतलब वो सीधा था गर्दन, हिला नहीं सकता। जी। तो 45 दिन के बाद 20% आराम मिला था, 90 दिन में 80% में आराम मिला, और 6 महीने में वो ठीक हो गए थे। ठीक है। जी। और अभी जो सबसे बड़ी बात है कि मौसम भी बहुत अच्छा है। इस मौसम में दर्द का इलाज करना बहुत आसान है, क्योंकि कुछ भी खाओ गर्म होने का डर ही खत्म। हाँ जी। और भैया उनको ना मतलब 12 महीने ना ब्रीक ब्रीक दाने रहते हैं शरीर के ऊपर, मतलब जैसे कि एलर्जी सी। नारियल तेल में कपूर मिला के रखो, या अभी जी। जेल बन गया है तो जेल का फायदा उठाओ। जेल लगा, हाँ जी। जेल, ब्रेड का जेल बना के जेल लगाया करो। अच्छा जी, खाली जेली सर है। मिला लेना, उसमें कपूर मिला लेना, नारियल तेल मिला लेना। अच्छा जी। जी ओके। ठीक है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस बहन को हमें सुनना था, जूली शर्मा जी का, वो रह गया। कल जूली शर्मा जी को सुनेंगे। और ऐसे मैं उनका थोड़ा सा हिंट बता दूं, उसको इस संस्था में धक्का देने वाले उनके पति देव हैं। ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगेगा उनको सुन के। मेरे ख्याल से पूनम दीदी के कारण, मैंने जैसे पूनम दीदी को देखा कि पूनम दीदी आई हुई हैं, तो मैंने कहा समय का वो उठा लूं फायदा, और अपना भी ज्ञान बढ़ाऊं और आप लोगों का भी ज्ञान और विश्वास बढ़ाने का मौका मिला। तो बहुत बढ़िया लगा। और उमेश दास, आप हैंड रेस कर लिए। जब 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 मैं बोलता हूँ ना कि अब आगे बढ़ते हैं, तब तब हाथ हैंड रेस हो जाता है। हाँ जी। वंदे मातरम भैया जी।
वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी, मेरे पैरों के अंदर फटा हुआ है। मैं जेल तो यूज कर रहा हूँ लेकिन उससे ठीक नहीं हो रहा। अरंड का तेल पहले गुनगुने पानी से पैरों को डुबो के रखिए 5 मिनट, 2-4 मिनट। उसके बाद साफ करके गुनगुना अरंड का तेल लगाइए। ठीक है। जी भैया। ठीक है, चलिए कल सुबह मिलते हैं 11 बजे, और शाम को मिलते हैं 8 बजे। बहुत सारी बहनों की ये शिकायत है कि मीटिंग बहुत लंबी चलाते हैं, हमें मीटिंग छोड़ने का मन नहीं करता, और और रहा भी नहीं जाता, मतलब मीटिंग के बिना रहा भी नहीं जाता, और देर होती है तो आगे काम भी डिस्टर्ब होता है। प्रयास तो यही किया जाएगा कि शॉर्ट में ही रखें, 1 सवा 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म करने का प्रयास करें। लेकिन होता क्या है, ज्ञान का आदान पर वो सोनिया दीदी का मुझे ख्याल आ जाता है कि जितना लंबा मीटिंग करेंगे उतना ज्यादा देर तक सोनिया दीदी काम करेगी, नहीं तो वो 9 बजे घोड़े बेच देती थी। तो इनको भी सुन ही लें, इनके माइक को अनम्यूट करें। आपने ही बोला था, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं भैया बोल रही हूँ, इतनी जल्दी मत खत्म करो। ये देखो। हाँ। हेलो। एक हफ्ते तक भैया जी। सिर्फ 19 तारीख तक चलाओ, 19 तारीख तक लेट तक चलाओ, उसके हेलो। बाद। हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। गोविंद भैया। हाँ जी। भैया ये जेल में कपूर कितना मिलाना है? इतना मर्जी मिला दो, कौन कौन सी वाला है। ठीक है, ठीक है जी। कोई बात नहीं, कम ज्यादा मिलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा भी मिला दो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है, ओके। डरना तो तब होता है कि दूसरे को देना है, जी। खुद को लगाना है, क्या डरना है। जी। की सब्जी मिर्ची हो जाती, मिर्ची तेज हो जाती, भाई घर में रिश्तेदार आते हैं तभी तो चेक करते हो कि मीठा कम है, नमक कम है, ज्यादा है। हैं? हाँ। हाँ जी। घर में अपने परिवार को खिलाना हो, खास करके पति देव को खिलाना हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मिर्ची कम है ज्यादा, कभी जांच नहीं किया। मैं चाहे खा के रुक जाए वो बंदा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे कोई रिश्तेदार आ जाता है तो चेक करते हैं कि भाई कहीं ज्यादा ना हो जाए, हाँ। बदनामी ना हो जाए। जी। इसके लिए इस्तेमाल करना है तो घरेलू इलाज में ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। थैंक यू जी। थैंक यू। वंदे मातरम। हाँ जी सोनिया दीदी। हाँ जी भैया जी। हाँ, कोई बात नहीं, आप आपकी जो है ना फरमाइश पूरी की जाएगी। इस स्टेज पे आपके गाने चलाए जाएंगे। चिंता ना करो। मैं 19 तारीख तक रखो, 11 बजे तक भी टाइम अच्छा, रखो चाहे। तो करवा चौथ है, 20 तारीख को करवा चौथ है, तभी तो ठीक है। आ, उसके बाद एक रहन करे 20 तारीख को जो करवा चौथ का व्रत रखना, उसके हस्बैंड उल्लू बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उस दिन उल्लू की पूजा होती है। चलो। नीलम श्रीवास्तव दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया 3 दिन से आपकी मीटिंग ले रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मेरी मीटिंग नहीं है, ये हम सब की है, ये एक परिवार है। अभी देखो मैं परिवारों के नाम, मतलब ये देखो सारे परिवार, और बिल्कुल भैया। ऐसा परिवार तो कभी देखने को मिलता नहीं। बिल्कुल। रिश्तेदार को फोन करो, बोलो जी वीडियो कॉल करते। हाँ भैया, तभी तो हमें अच्छा लगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ, रिश्तेदार को वीडियो कॉल करो तो वीडियो कॉल काट देते हैं कि कहीं इनको पता ना चल जाए कि आज घर में क्या बना के खा रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा बिल्कुल बिल्कुल। कौन क्या कर रहा है, किसने, वो हमारी एक लिपि दीदी है, वो तो खुले में बोलती है मैं अपने पति से झगड़ा करती रहती हूँ। ठीक है। मिनट दीदी होल्ड करना, होल्ड कर। सही सही है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है पूरे परिवार के साथ। हमें भी आपका परिवार बहुत अच्छा लगा, हम भी इस परिवार के मेंबर बनना चाहते हैं। बिल्कुल। आज आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। ठीक है। ठीक है भैया। जी जी। हमने सामान डाल दिया भैया, वो सब भी साथ में ही भेज दीजिएगा। वो तो अलग से आएगा, वो अच्छा ठीक। पैड जो है आपको वहाँ संस्था से आएगा। ठीक है। अच्छा ठीक। ठीक है भैया। ठीक है। सरिता बहन। वंदे मातरम भैया। हाँ भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम गुड़िया, कैसी हो? कैसे है, जुकाम लग गई मेरे को। सर्दी जुकाम लग गया, क्या खा पी ली, एक चीज बताओ। खाई तो क्या, ये दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा तो वो इंजेक्शन में दवाइयाँ ली थी, मोटा मोटा दर्द हो रहा है, बैठा उठा भी नहीं जा रहा है।
नॉर्मल डिलीवरी में कितने टाके लगा दिए तुम्हें? टाके तो लगे ही है, मतलब दर्द इतना है कि बिल्कुल भी खुद से तो उठा नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा, पकड़ के उठाते बिठाते ऐसी हालत है। अब कल दिखा के आई तो वो इंजेक्शन लगे तो उनसे गर्मी हुई रात को, पसीने में अब जुकाम लग गई, परेशानी है। तो कुछ लेना है काढ़ा वाढ़ा? हाँ, एक तो मेथी का दूध बना के लो, मेथी का दूध। अच्छा। ऐसा है, 2-3 चम्मच मेथी दाने का पाउडर रात को दूध में भिगो दो। ठीक है, सुबह 2-3 चम्मच घी डाल के उस दूध को डाल के मेथी को डाल के खूब अच्छे से खौला देना। ठीक है, खूब अच्छे से खौला देना और वो दूध पी जाना मेथी सहित। अच्छा। और उसके साथ अभी साथ नाक में पानी पानी आ रहा है, नाकों से गले में थोड़ा ऐसा जलन सी हो रही है। नाक में सरसों का तेल लगाओ, नाक में सरसों का तेल लगाओ और अदरक गुड़ अजवाइन चबा चबा के खा लेना। ठीक हो गया। ठीक है, तो और कितने दिन हो गए आज डिलीवरी को? डिलीवरी तो हुई थी 8 तारीख को हो गई थी। अच्छा, और अभी तक कुछ फर्क नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है दर्द बढ़ ही जा रहा है। कोई बात नहीं, वो दवाइयाँ होम्योपैथी की दवाई खराब। लिख देता हूँ टाँके और जख्म सुखाने के लिए, वो ले आना, वो मंगा लेना, उसको खा। ठीक है, अब कल मंगा लेना याद जो से। ठीक है, ठीक है ठीक है। और कोई दिक्कत? बस यही है मेन दिक्कत तो, बैठने नहीं आ रहा मेरे से तो। एक हाथ पूरा ऐसे वजन देके उसी पे सहारा लेके बैठती हूँ, बच्चे को दूध भी नहीं पिलाने आ रहा, सोए सोए दूध पिला रही हूँ। ठीक है, पता नहीं अभी क्या मैं भेज देता हूँ, कल ही दवाई मंगा के होम्योपैथी की दवाई लेना चालू कर देना। और ये मेथी वाला दूध बना के पियो। सुबह रात अभी भिगो देना, सुबह पी लेना, सुबह भिगो के शाम को। ठीक है भैया। ठीक है, जुकाम भी ठीक हो जाएगा उससे? अरे जुकाम तो अभी ठीक हो जाएगा। नाक में सरसों का तेल लगा लो, अदरक गुड़ अजवाइन। एसी तो नहीं चालू कर रखी घर में? क्या चीज? एसी तो नहीं चालू कर रखा? नहीं 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 नहीं। ठीक है, और सर पे ऐसे कान तो पे, नहीं है वो। सर पे और सर को और कान को ढक के रखना। हाँ हाँ। और पेट को भी हल्का बांध के रखना, हल्का सा। सिर्फ खाना खाते वक्त ही पेट खोलना, नहीं तो पेट हमेशा बांध के रखना। 40 दिन तक पेट बांध के रखो तो कभी पेट बाहर नहीं लटका नजर आएगा। अच्छा। हाँ, ठीक है भैया। ठीक है। और पैड पैड इस्तेमाल कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। कैसा लगा पैड? कह रही हूँ ना, अभी तो मेरी कंडीशन ऐसी हो रखी है कि मैं कुछ भी नहीं है, वो दर्द के अलावा। चल ठीक है, कोई करा बात के नहीं। क्या हुआ? तो एक अर्निका भेजा तो था, होम्योपैथी की दवाई अर्निका पड़ी होगी, अर्निका तो जल्दी जल्दी लो, बाकी दवाइयां मंगा लेना। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। कौन आया सेवा करने, कौन आया? सेवा तो करने कौन, अभी तो यही ससुराल हूँ, मंगलवार को जाऊंगी फिर। यहाँ तो सास ससुर तो है नहीं, और नंदे हैं तो वो तो इतने ही दिन रुकेंगे। अबे तो इतनी जल्दी नहीं जाते, कम से कम 21 दिन बाद ही इधर से उधर टहलते हैं। ठीक है, करूँ क्या, मजबूरी है, यहाँ करने वाला कोई है ही नहीं। चल देख लेना फिर। ठीक है, जाना तो ध्यान से जाना, हवा हुआ ना लगे बच्चे को। हाँ ठीक है, अपने भी कान उन ढक हाँ के जाना पूरा। हाँ हाँ। और बच्चे को थोड़ा सा धूप दिखाया करना 5 मिनट के लिए। हाँ। ठीक। मेरे को तो डर लग रहा है अभी, ये जुकाम की वजह से इसको हो जाएगी, दिक्कत होती लग रही है इसको तो बार बार के। कोई बात नहीं, पोटी नहीं लगेगी इसको, तुम पेट के ऊपर रखना लिटा के। ठीक है, छाती से लगा के रखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। हाँ, नाक में सरसों का तेल लगा लो, जुकाम और अदरक गुड़ अजवाइन चबा के खा लो। ठीक है भैया। तुम एक तो अच्छा ठीक है, ठीक है, एक करो, बाकी देख। ठीक। ठीक है, अब जरा मेरे बहुत सारे मिस कॉल हैं, उन मिस कॉल को निपटा लूं। ठीक है।
तो आज तो समय ही नहीं मिला। किसी का कोई सवाल? अच्छा, चलिए सोनिया दीदी, कल से 11 बजे करूंगा। आज मुझे भी थोड़ी भूख लगी पड़ी है। ठीक है, और मिलते हैं कल सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे। सर दर्द ठीक है आकांक्षा बहन? हाँ जी भैया, सर दर्द ठीक है? बिल्कुल ठीक है भैया जी। काढ़ा बना के पी लिया था और वो मैजिक ऑयल सूंघ लिया था सुबह, बिल्कुल ठीक मिला। अच्छा बढ़िया। आज आवाज ही चली गई है कांता जी आपकी तो। नहीं नहीं, आवाज तो है दीदी मेरी। आवाज तो कहाँ जाएगी, बोल ही धीरे रही थी बस। पता नहीं, ऐसा लग रहा बोल बैठ गया आपका तो। नहीं नहीं, मैंने खाना खा लिया। भैया ही भूखे बैठे हैं, पहले भैया खाना खा के आया करो मीटिंग से पहले। अब आगे से यही करूंगा, पहले खाना खा के आया करूंगा। हाँ जी भैया जी। फिर फिर ज्यादा लंबे समय तक ली जाएगी मीटिंग। क्योंकि ऐसा ना कई बार क्या होता है, अब सर्दी के मौसम है, सर्दी में भूख लग जाती है। गर्मी में तो नहीं लगती थी, सर्दी में भूख, सर्दी में लोगों को ज्यादा खाना खाया जाता है। सर्दी का मौसम जो होता है शरीर बनाने का मौसम है, खा पी के पचाने का मौसम है। एक लड्डू डाल लिए क्या भैया अभी सही? हाँ, लड्डू डाल लिए क्या अभी सही? नहीं मैं तो नहीं, मैं एक्चुअली क्या सेंटर पे ही पड़ा रहता है, वही सब चीजें, काजू पिस्ता बादाम, पता नहीं अभी वो, मेरे का तो आज 3 गिलास तो वो पी चुका, जूस बना के जेल का। फिर कहाँ भूख लगेगी भैया आपको? ये जेल का जूस बना के पी लिया, भूख लग रही है। कई बार वो जब पाचन तंत्र सही कर देता है ना। हाँ जी भैया। चल ठीक है गुड़िया, मिलते हैं कल। ठीक वंदे मातरम। है, वंदे मातरम भैया जी। तेरी के माफी चाहते हैं। ठीक है।